नमस्कार, आईएसडी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। सबसे पहली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आप सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर बवाल लगातार जारी है। आज सुबह सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत देश भर में 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। पिछले कुछ वक्त से नई शराब नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार में तलवारें खिंची हुई है। उपराज्यपाल इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे चुके हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में एक्शन में आ चुकी है। आइए जानते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति क्या है और किस मुद्दों पर इतना बवाल मचा है। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 क्या है, सबसे पहले ये आपको समझना जरूरी है। नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। नई पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है। वे छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की सेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल गई है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में अलग अलग बातों को शामिल किया गया था। इस नीति के तहत दुकान पर यह देखना होगा कि कम उम्र के व्यक्ति को शराब ना बेची जाए। आईडी चेक किया जाएगा। इसके अलावा शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान नहीं खुल सकेगी ताकि खुले में शराब पीना कम हो। नीति के अनुसार सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी। पॉलिसी में प्राथमिकता कंज्यूमर की चॉइस और ब्रांड्स की उपलब्धता पर देनी है। स्मगलिंग और बुटलेगिंग रोकना है। इस नीति में दिल्ली में शराब की दुकानें इस तरह हो कि कोई इलाका छूट ना जाए और कहीं ज़्यादा दुकानें ना हो जाएं। ई टेंडरिंग के जरिए हर जोन ऑपरेट के लिए नया L7Z लाइसेंस होगा। आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा दिल्ली के एलजी को भेजी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि पहली नज़र में यह जाहिर होता है कि नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में GNCT एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही टेंडर जारी होने के बाद 2021-22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह के गैर वाजिब लाभ पहुंचाने के लिए भी जानबूझकर बड़े पैमाने पर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। एलजी ऑफिस की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के रूल नंबर 57 के तहत चीफ सेक्रेटरी ने यह रिपोर्ट एलजी को भेजी थी। यह रूल कहता है कि पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन में कोई भी कमी पाए जाने पर चीफ सेक्रेटरी तुरंत उस पर संज्ञान लेकर इसकी जानकारी एलजी और सीएम को दे सकते हैं। यह रिपोर्ट भी इन दोनों को भेजी गई थी। दावा है कि शराब बेचने का लाइसेंस हासिल करने वालों को टेंडर जारी होने के बाद भी बड़े पैमाने पर गैर वाजिब लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी विभाग के शराब विक्रेताओं की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल सरकार पर क्या आरोप है। आरोप है कि कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना तमाम नियमों और प्रतिक्रियाओं को ताक पर रखकर तमाम निर्णय लिए हैं। यहाँ तक कि कैबिनेट से यह निर्णय भी पास करवा लिया गया कि अगर पॉलिसी को लागू करने के दौरान उसके मूलभूत ढांचे में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो तो आबकारी मंत्री ही वो बदलाव कर सकें। हालांकि तत्कालीन एलजी ने कैबिनेट के इस फैसले पर सवाल उठाए, जिसके बाद 21 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय वापस ले लिया गया। लेकिन इसके बावजूद एक्साइज विभाग मनमाने तरीके से लिए गए फैसलों को लागू करता रहा। बाद में जब लगा कि जांच में ये गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी और चीफ सेक्रेटरी ने भी अपने नोट में इनका जिक्र किया, तो आनन फानन में इन गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने के लिए 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे कैबिनेट की एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई, जिसका नोटिस खुद चीफ सेक्रेटरी को उसी दिन सुबह 9:30 बजे भेजा गया। कैबिनेट में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है उसके संबंध में कोई कैबिनेट नोट भी सर्कुलेट नहीं किया गया, जो कि अपने आप में नियमों का उल्लंघन था। मीटिंग खत्म होने और निर्णय लेने के बाद शाम 5 बजे एलजी सचिवालय को एजेंडा और कैबिनेट नोट प्राप्त हुआ। वहीं दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति दिल्ली को 32 जोन में बांटती है। उसके मुताबिक बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को इजाजत दी जा सकती है और यह एकाधिकार को बढ़ावा देगी।
विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ बड़े प्लेयर्स अपने यहाँ स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट से लेकर ऑफर दे रहे हैं। इससे उनके लिए बिजनेस कर पाना नामुमकिन हो गया है। अदालतों में वकीलों ने कहा कि उन्हें थोक कीमत के बारे में पता है, लेकिन यह साफ नहीं है कि उन्हें किस दाम पर शराब की बिक्री करनी होगी। जब यह मामला कोर्ट पहुंची तो दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपना तर्क दिया। हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि उसकी नई आबकारी नीति 2021-22 का मकसद भ्रष्टाचार कम करना और शराब व्यापार में उचित प्रतिस्पर्धा का अवसर मुहैया कराना है। सरकार ने कहा था कि नीति के खिलाफ सभी आशंकाएं काल्पनिक है। इस नीति को लाने के पक्ष में दिल्ली सरकार ने कई तर्क दिए थे। राज्य सरकार का कहना था कि इससे पहले दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी समाप्त होगी। दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा, शराब खरीदने वालों की शिकायत भी दूर होगी। इसके अलावा हर वार्ड में शराब की दुकानें एक समान होंगी। जिसके बाद आज सुबह सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगह पे छापेमारी की। मनीष सिसोदिया का घर और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरावा गोपी कृष्ण का परिसर भी इसमें शामिल है। इस रेड की जानकारी देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा, ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप है, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है। सिसोदिया ने एक अन्य ट्वीट को शिक्षा गीत के साथ शेयर करते हुए लिखा, मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ ना सकेगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है, मेरा इरादा तो ये है। बता दें कि इस छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। संयोग से सीबीआई की ये कार्रवाई ऐसे वक्त में चल रही है जब न्यूयॉर्क टाइम्स और खालिज टाइम्स में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ करती रिपोर्ट छपी है। छापों के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लहराकर सिसोदिया का बचाव किया। उन्होंने छापों को सीधे सीधे दिल्ली सरकार की वाहवाही करती विदेशी अखबार की रिपोर्ट से जोड़ दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने दोनों अखबारों की उन रिपोर्ट्स को पेड न्यूज करार देते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने न्यूज रिपोर्ट्स में खालिस्तानी एंगल भी ढूंढ लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापों को दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ करती न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से जोड़ते हुए कहा कि यह छपते ही छापा पड़ गया। उन्होंने कहा कि जिस अखबार में भारत से जुड़ी नकारात्मक खबरें छपती थी वहां भारत को लेकर पॉजिटिव खबर छपी है, सिसोदिया की तस्वीर छपी है, जिसके बाद से यह छापेमारी शुरू की गई। अगली खबर बिल्किस बानो केस से है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंग रेप हुआ। यह केस कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। बिल्किस बानो ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिर 2008 में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट जेल से रिहा कर दिए गए। दोषियों के जेल से रिहा होने के बाद यह केस एक बार फिर गरमा गया है। बिल्किस का रेप करने वालों को सजा सुनाने वाले जज भी दोषियों की रिहाई से हैरान है। न्यायमूर्ति यूडी साल्वी ने कहा, जो पीड़ित है वह इसे बेहतर जानता है। गुजरात सरकार के पैनल ने दोषियों की सजा में छूट वाले आवेदन को मंजूरी दे दी। 11 दोषियों को सोमवार को जेल से रिहा कर दिया। यह केस मुंबई सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में चला। तत्कालीन विशेष न्यायाधीश जस्टिस साल्वी ने बिल्किस की गवाही को साहसी बताते हुए पुरुषों को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जस्टिस साल्वी ने कहा, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि दिशा निर्देश है, राज्य खुद इन दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में बिल्किस का केस निष्पक्षता से फैसले के लिए गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया था। गवाह के बयानों सहित इस मामले में सबूत हजारों पन्ने के थे, तब दोषियों को सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति साल्वी ने कहा, जो फैसला दिया गया वह बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। मामले की परिस्थितियां, कौन शामिल था
और किस तरह से अपराध हुआ। उसने इसमें शामिल लोगों के नाम बताए थे। यह केवल आरोपी की पहचान पर आधारित नहीं था। उन्होंने कहा, फैसला खुद बोलेगा। जजमेंट न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि को भी देखा जा सकता है। ये सब राज्य के सामने होंगे। वास्तविक परिदृश्य के साथ साथ फैक्ट्स देखें और फिर फैसला लें। इसे इस तरह से आइसोलेशन में ना लें। वहीं इस मामले में गुजरात के बहुचर्चित बिल्किस बानो केस कांड के दोषियों की रिहाई पर एक भाजपा विधायक ने आरोपियों के संस्कारों की दुहाई दी है। इसे लेकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात व केंद्र सरकार पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा, हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम गॉडसे को तो फांसी दे दी गई। ओवैसी ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि गुजरात हो या फिर कठुआ के दुष्कर्मियों के साथ खड़ा रहना, यही भाजपा की नीति रही है। कुछ लोगों की जाति उनके अपराध की जघन्यता के बावजूद जेल से रिहाई करा सकती है, वहीं कुछ अन्य लोगों की जाति या धर्म उन्हें बिना सबूत के जेलों में रखने के लिए पर्याप्त कारण हो सकता है। अगली खबर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन से जुड़ी है। शाहनवाज खानदान की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, पूनम पांडे बनी चांदनी हुसैन। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हाल तक बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इंसाफ नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश पर कई साल बाद शाहनवाज और उनके भाई के विरुद्ध बलात्कार की FIR दर्ज। यह मामला कोई 5 साल पुराना है। 5 साल से एक महिला शाहनवाज हुसैन व उनके भाई के दुष्कृत्यों रसूख के खिलाफ लड़ रही थी। अब जाकर उसकी प्राथमिकी स्तर की सुनवाई हुई है। हुसैन के इस कारनामे को बीजेपी आलाकमान भी जानता है और यह भी एक वजह है कि अब हुसैन के पर कतरे जा सकते हैं। 3 जून 2017 को स्वराज खबर डिजिटल में यह खबर प्रकाशित हुई थी। आज पूनम पांडे उर्फ चांदनी हुसैन स्वराज खबर दफ्तर पहुंची। शाहबाज हुसैन के साथ हुए निकाह से जुड़े तथ्य, दोनों के बीच हुई कुछ बातचीत की रिकॉर्डिंग और धर्म परिवर्तन से जुड़े कागजात स्वराज खबर को मिले। चांदनी ने कुछ वीडियो क्लिपिंग भी स्वराज खबर को दी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के छोटे भाई शाहबाज हुसैन और पूनम पांडे उर्फ चांदनी के बीच हुई तल्ख बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुनने को मिली। उस रिकॉर्डेड बातचीत में चांदनी बार बार कह रही थी कि तुम मेरे पति हो या नहीं। शाहबाज कह रहे थे कि मैंने 1 दिन के लिए निकाह किया था, बस जहां जाना है जा सकती हो। इसके बाद दोनों के बीच तरह तरह की भद्दी गालियों की बौछार चलती रही। पूनम पांडे उर्फ चांदनी से स्वराज खबर ने लंबी बातचीत की। तो आइए जानते हैं उनके बीच क्या बातचीत हुई। जब उनसे पूछा गया कि आपकी मुलाकात शाहबाज हुसैन से कैसी हुई, तो पूनम पांडे ने कहा, मैं एक NGO से जुड़ी हूँ। कुछ काम के सिलसिले एक महिला के जरिए ही हमारी मुलाकात शाहबाज से हुई। हमारी मुलाकात दिल्ली स्थित पंत रोड पर स्थित शाहनवाज हुसैन के आवास पर हुई थी। शाहबाज ने कहा था कि मेरा काम वह कर देगा। उसके बाद उनसे पूछा गया कि फिर क्या हुआ, तो फिर पूनम पांडे उर्फ चांदनी ने कहा कि फिर हम लोग काम के सिलसिले में ही लगातार मिलते रहे। वह हमारे गोल मार्केट स्थित घर पर भी आने लगा। मैं भी कई दफा उसके घर गई। हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। फिर शाहबाज हमसे प्यार जताने लगा, कहने लगा कि वह मुझसे शादी करेगा। मैं उसके झांसे में आ गई और इस तरह शादी के नाम पर 4 साल तक मेरे साथ बलात्कार करता रहा। इसके अलावा पूनम पांडे से पूछा गया कि आप खुद कह रही हैं कि आप दोनों शादी को लेकर रजामंद थे, फिर बलात्कार कैसे? तो उन्होंने कहा, जब तक हम शादी के झांसे में थे तब तक सब कुछ ठीक था, मैंने पूरा साथ दिया था। लेकिन जब मुझे धोखा दिया तब उसे क्या कहा जाए, उसने मेरा शोषण और बलात्कार ही तो किया। इसके अलावा पूनम पांडे से पूछा गया, आपको कब लगा कि शाहबाज आपको धोखा दे रहा है? तो उन्होंने कहा, पिछले साल हमने इस पर शादी करने का दबाव कुछ ज़्यादा ही डाला। इसके भाई और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से भी इसकी शिकायत की। उसने कहा कि हम सब ठीक कर देंगे, बिहार चुनाव हो जाने दो, हम शादी करा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। कई बार शाहनवाज से मिलने के बाद भी जब मेरी शादी नहीं हुई तब मुझे महिला आयोग और पुलिस में जाना पड़ा। इसके बाद पूनम पांडे उर्फ चांदनी से सवाल किया गया कि यानी कि शाहबाज और आपके संबंध के बारे में शाहनवाज को जानकारी थी? तो उन्होंने कहा, जी हाँ बिल्कुल थी और आज भी है। शाहनवाज कहते थे कि मुसलमान में 4 शादी करने का रिवाज है, सब हो जाएगा। बाद में वह धमकाने भी लगे, कहते थे कि अब ये सारे मामले खत्म कर सब भूल जाओ, अगर कुछ करोगी तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, कुछ पैसे लेने हो तो ले लो। मैंने इनकार कर दिया। मुझे लगा मैं ठगी गई, मेरी इज्जत बर्बाद हो गई, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और बीजेपी नेता शाहनवाज ने भी हमें न्याय नहीं दिया।
फिर अगला सवाल पूनम पांडे से पूछा गया, लेकिन आपको शारीरिक संबंध तो नहीं बनाने चाहिए थे? तो उन्होंने कहा, आज मैं लज्जित हूँ, लगा था कि शादी करके मैं खुश रहूंगी। शाहनवाज ने भी हिंदू लड़की के साथ शादी किया है, मैं शाहबाज के प्रेम जाल में फंस गई थी। इसके अलावा उनसे फिर सवाल किया गया कि आप एक हिंदू परिवार से आती है, आपको ये रिश्ता जायज़ लगा था? तो उन्होंने कहा, मैं दिल्ली में ही पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ी समझ मुझ में भी है, लेकिन तब ऐसा लगा था कि कई हिंदू लड़कियां मुस्लिम के साथ शादी करके रह सकती है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? फिर कुछ हालात भी ऐसे ही बन गए थे कि हम इसके साथ रहने को तैयार हो गए। जिसके बाद फिर पूनम पांडे उर्फ चांदनी से सवाल किया गया, तो फिर आपकी शादी हुई? तो उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली महिला आयोग में इसकी शिकायत की थी, आयोग ने पुलिस को पत्र लिखा था, पुलिस के दबाव में यह शादी करने को तैयार हुआ। वहीं मंदिर मार्ग के एक पार्क में मौलवी को बुलाया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, मेरा नाम चांदनी हुसैन रखा गया और फिर निकाहनामे पर दस्तखत कराया गया। इस दौरान इन लोगों ने मुझे कुछ पिला भी दिया था, फिर हमें अकेला छोड़कर ये सब भाग गए। होश में आने के बाद मैं शाहबाज के जसोला स्थित घर पर गया, जहां इसकी पहली पत्नी लामा और शाहबाज की सास और शाहबाज ने हमें मारकर निकाल दिया। मैं इसके पक्ष में नहीं थी, मैंने कहा था कि 4 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर धर्म परिवर्तन क्यों? लेकिन वे लोग नहीं माने, लेकिन जब हमें अपनाने से इनकार कर दिया तब तो मैं कहीं की नहीं रही, हम तो बर्बाद हो गए। इसके बाद पूनम पांडे उर्फ चांदनी से सवाल किया गया कि आप आगे क्या करेंगी? तो उन्होंने कहा, हक की लड़ाई तो लड़ूंगी, अपने इज्जत का बदला तो मैं लूंगी, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक गुहार लगाऊंगी। मेरी इज्जत तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इसे दंड जरूर दिलाऊंगी। वहीं अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली के तुर्क गेट से एक हवाला एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। यह एजेंट लश्कर और अल बद्र जैसे आतंकी संगठनों को हवाला के जरिए रकम मुहैया कराता था। मोहम्मद यासीन नाम के इस हवाला ऑपरेटर ने कश्मीर के एक आतंकी को 10 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए थे, जो बाद में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। दरअसल तुर्क गेट में रहने वाला मोहम्मद यासीन आतंकवादी संगठनों लश्कर और अल बद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। 17 अगस्त को मोहम्मद यासीन ने लगभग 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के उपयोग के लिए जम्मू कश्मीर के एक आतंकी ऑपरेटिव अब्दुल हामिद मीर को भेजे थे। इस संबंध में जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस दर्ज कर जम्मू बस स्टैंड से हामिद को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी निशानदेही पर दिल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है। यासीन का दिल्ली के मीना बाजार में कपड़े का कारोबार है। पुलिस ने यासीन के पास से 7 लाख रुपए नगद, एक मोबाइल फोन बरामद किया है। मोहम्मद यासीन हवाला मनी के एक चैनल के रूप में काम करता था, विदेशों में स्थित अपने सोर्सेज से पैसे इकट्ठे करता था और आगे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गुटों तक भेजता था। पूछताछ के दौरान मोहम्मद यासीन ने खुलासा किया कि हवाला का पैसा दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से सूरत और मुंबई में भारत भेजा जा रहा है। मोहम्मद यासीन इस हवाला श्रृंखला में दिल्ली की कड़ी था और दिल्ली से इस राशि को अलग अलग कोरियर के माध्यम से जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित कर दिया करता था। यह राशि आगे जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और अल बद्र के आतंकियों को दी जाती थी। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त HCS धालीवाल के मुताबिक हाल ही में यासीन को 24 लाख रुपए दक्षिण अफ्रीका से हवाला के माध्यम से भेजे गए थे, जिसमें से उसने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गुर्गों को 2 अलग अलग कोरियर के माध्यम से 17 लाख रुपए भेजे। गिरफ्तार आरोपी अब्दुल हमीद मीर को उसके द्वारा दिए गए 10 लाख जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, जबकि 7 लाख रुपए तलाशी के दौरान उसके घर से बरामद किए गए हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास से यह पर्व मनाया जा रहा है। कन्हैया की नगरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव की धूम है। शुक्रवार की सुबह से ही भक्तों का सैलाब जन्म स्थान पर उमड़ रहा है। वहीं कन्हैया के भक्तों के लिए ब्रजवासियों ने जगह जगह भंडारे का आयोजन किया। यूपी तीर्थ विकास परिषद ने भक्तों के लिए तिराहे व चौराहों को सजाया है। कान्हा की नगरी में करीब 50 लाख भक्त अजन्मे के जन्म के साक्षी बनने के लिए आए हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे। वृंदावन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जन्मभूमि पर पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गर्भगृह में कान्हा के दर्शन किए। इसके बाद भागवत भवन में राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। जन्म स्थान पर सीएम योगी करीब 30 मिनट तक रुके रहे। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की तैयारियां हो रही है।
मंदिर में रात 12 बजे कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।